हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीस हुसैन हीता वाला है। ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अपनी बात अडानी ग्रुप पर रखने से पहले मैं आपको इतिहास की कुछ घटनाएं बताना चाहूँगा जिससे आपकी आंखें खुलें। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज मार्केट में बातें हो रही अडानी ग्रुप के ऊपर कर्जे की। अडानी ग्रुप कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। तो उसके पहले मैं आपको पीछे हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ और उन कंपनियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें खुलें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सन 2008 में, जब मंदी चल रही थी। उस समय सत्यम नाम की कंपनी थी इंडिया की, जो इंडिया के अंदर नंबर 4 की पोजीशन पे आती थी आईटी सेक्टर के अंदर। उस कंपनी की बुक्स में अनियमितताएं पाई गई। उसके जो ऑडिट करने वाले थे कंपनी, उसने गलत तरीके से ऑडिटिंग की थी। उनके ऊपर काफ़ी कर्जा पाया गया था। उसका नतीजा क्या हुआ, जब ये बात मार्केट में आई तो जो सत्यम का शेयर 400-800 रुपये के ऊपर ट्रेड करता था, वो गिरता हुआ 6 रुपये तक आ गया था। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने काफ़ी पैसा लगा रखा था, क्योंकि इंडिया के नंबर 4 कंपनी थी आईटी सेक्टर की, उस वजह से लोगों का विश्वास बहुत था। लेकिन जब ये बात सामने आई तो लोगों का विश्वास टूटा और शेयर गिरते हुए 6 रुपये तक आ गया था। और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद टेक महिंद्रा सरकार के आदेश पर आगे आई और उसने सत्यम का टेक ओवर किया, और उसके बाद की कहानी आपके सामने है। लेकिन इस दौरान जब ये मार्केट में न्यूज़ चल रही थी और सब बातें आ रही थी, तो शेयर्स में बहुत हेवी गिरावट हुई, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी हेवी कर्जा था और इन्वेस्टर्स को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा उस कर्जे की वजह से। रिटेल इन्वेस्टर को स्पेशली, जिनको कुछ नॉलेज नहीं था मार्केट का उस समय यूट्यूब के चैनल चालू ही हुआ था, यूट्यूब चालू ही हुआ था उस समय। दूसरी बात मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा उसके बाद जेट एयरवेज का। आप सब जानते हैं जेट एयरवेज के जो मालिक थे, उनके ऊपर कितना हेवी कर्जा था। उस कर्जे बैंकों ने उनको हेवी लोन दे रखा था, लेकिन एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज़ फील्ड से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें वो सक्सेस नहीं कर पाए और उसमें वो फेल हुए, कर्जे को चुकाने के अंदर फेल हुए। और जो शेयर्स उनका एक समय पे 900 रुपये पे ट्रेड हुआ करता था एनएससी के ऊपर, वो कितनी बुरी तरह से गिरा और गिरते हुए कहाँ पर आ गया था, वो अगर आप बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो हिस्ट्री में जाकर आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसमें भी इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा गया, बहुत नुकसान हुआ। और आज भी शेयर्स किस रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है आप जाके देख सकते हैं। और आज भी एनसीएलटी के अंदर उसका केस चल रहा है और कोई कंपनी ने उसको अभी तक कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, और उसको कोई भी ग्राउंड के ऊपर कोई भी उनके प्लान अभी तक आए नहीं है वापस उड़ने के लिए। फ्यूचर में क्या होगा ये भगवान ही बेहतर जानता है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा सुजलोन का। जब सुजलोन मार्केट में आई थी तो सुजलोन ने शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा किया, उनके शेयर्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे। लेकिन जब विंड एनर्जी में डाउनफॉल आया तो इस डाउनफॉल की वजह से सुजलोन ने जो मार्केट से कर्ज लिया होता, उस कर्ज को चुकाने में कंपनी विफल रही और उसका शेयर्स भी गिरते गिरते 1 रुपये तक आ गया था, जिसमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अनिल धीरूभाई अंबानी का ग्रुप और वोडाफोन आइडिया की बात मैं आपको कहना चाहूँगा। जब रिलायंस की एंट्री होती है टेली कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर मुकेश अंबानी के ग्रुप की, तो उसके बाद की स्टोरी आपको पता है कि क्या हुआ। और दूसरी बात, अनिल धीरूभाई अंबानी के ऊपर बहुत हेवी कर्ज था। उनकी जितनी भी कंपनियां थी, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, सब कर्जे के बोझ के तले दबी हुई थी। और रिटेल इन्वेस्टर फंसा का फंसा रह गया इसी उम्मीद में कि किस दिन शेयर्स ऊपर आएंगे, लेकिन वो शेयर्स आज भी ऊपर नहीं आ पाए और बुरी तरह से रिटेल इन्वेस्टर आज भी फंसा हुआ है वहाँ पे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया, जिसके ऊपर हेवी कर्ज था। एक वोडाफोन आइडिया जब आज से कुछ सालों पहले 110 रुपये 115 रुपये पे लिस्ट ट्रेडिंग करती थी, आज गिर के 8 से 10 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही है। क्योंकि उसके ऊपर क्या रीज़न है, क्या हमने सोचा कभी?
वही रीज़न है कि उसके ऊपर हैवी कर्जा है, उस कर्जे को वो नहीं चुका पा रहे हैं। और हो सकता है फ्यूचर में कर्जे को ना चुकाने पाने की वजह से कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। ये आपकी आंखों के सामने, और अभी ये सब शेयर मार्केट में चल ही रहा है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा यस बैंक का। यस बैंक का आपको पता ही है कि यस बैंक कैसे अपने शेयर्स पे 400 रुपये तक हो गया था। और जब सितंबर 2019 में उस बैंक में अनियमितता पाई गई, आरबीआई ने अपनी इंक्वायरी बिठाई राणा कपूर के ऊपर, उनके पूरे ग्रुप के ऊपर, तो शेयर्स गिरता हुआ मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 6.5 रुपये पर आ गया था। और 400 रुपये का शेयर 6.5 रुपये पर आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिस इन्वेस्टर ने 400 रुपये पर लिया था, तो 6.5 रुपये पर जब आया होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, उसको कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा। और आज भी जब आरबीआई ने दूसरे बैंकों को आदेश दिया उसको टेक ओवर करने के बाद, दूसरे सब बैंकों ने ग्रुप बना के, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, सब ने ग्रुप बना के जब उसको टेक ओवर किया, तो आज भी यस बैंक की हालत अच्छी नहीं है। आज भी उसके ऊपर 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा है, जो एनपीएस उसकी बुक्स के अंदर बता रहे हैं, और वो उसको अभी तक नहीं क्लियर कर पाए हैं। इसी वजह से आज भी उनका शेयर 10 से 12 या मैक्सिमम 20 रुपये तक ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर को कितना नुकसान हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। उसके बाद एक लेटेस्ट एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। जो बिटकॉइन एक्सचेंज अभी डिमोलिश हुआ, उसका जो फाउंडर थे वो पकड़े गए। उन्होंने जो गलत तरीके से काम किए थे बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर, उनका पर्दाफाश हुआ। तो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स था उसको कितना नुकसान हुआ, वो नुकसान तो यूएस डॉलर्स के अंदर है। तो आप सोचिए उन जो इन्वेस्टर फंसे हुए थे उनको कितना नुकसान हुआ उसके ऊपर। और वो जो फाउंडर अभी जेल के अंदर है, उनके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी हैवी कर्जा है। सेम बात, यही बात अडानी ग्रुप के ऊपर भी आती है कि उनकी कंपनियां भी हैवी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई हैं। इसी कर्ज को कम करने के लिए वो एफपीओ लेकर आए थे, लेकिन पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से, हिडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट आने की वजह से, क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक द्वारा उनके बॉन्ड की वैल्यू ज़ीरो कर देने की वजह से आज उनका शेयर जो एक महीने पहले 42 रुपये पर ट्रेड हुआ करता था, आज गिरता हुआ 1564 रुपये पर बंद हुआ है। 5 दिन के अंदर आपको सोचो कि रिटेल इन्वेस्टर को कितना नुकसान हुआ है। 70% शेयर गिर चुका है, 70% तक शेयर गिर चुका है। तो आपको सोचना चाहिए, जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, क्या वो कंपनी उस कर्जे को चुकाने में सक्षम है, या कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, उसकी रिटर्न ऑन असेट्स कितने हैं, उसके पास कितनी असेट्स है उसको अपने कर्जे को चुकाने के लिए। मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिए हैं ये सब पुरानी जो कंपनियां, सत्यम हो गया, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप हो गया, जेट एयरवेज हो गई, यस बैंक हो गया, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो गया, सुजलोन हो गई, सब के ऊपर हैवी कर्जा था। और आप सबके सामने आज उनकी क्या हालत है, उनके शेयर्स किस रेट के ऊपर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के टिप्स के ऊपर ना जाएं, अपनी अक्ल का यूज़ करें, उसके बाद ही डिसीज़न लें अपनी हार्ड अर्न मनी को लगाने से पहले। नहीं तो हमेशा आपको नुकसान ही होता रहेगा और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा की तरह लुटता ही रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, भारी कर्जे के बोझ तली हुई कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। जिस कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व हो, कैश फ्लो हो, जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अच्छे हों, उसी के अंदर आप इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं, ताकि फ्यूचर में जाके आपको उस पैसे से कुछ रिटर्न मिल सके और रिटेल इन्वेस्टर बच सके। बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। अगर मेरा ये यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।